नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आज जिस विषय पर हम जानेंगे बिंदुसार, जिस विषय पर हम जानेंगे अशोक, एक महान शासक। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व अपने पुत्र बिंदुसार के हाथों में मगध के विशाल साम्राज्य को सौंपकर स्वयं संन्यास ले लिया। बिंदुसार अपने पिता की भांति साम्राज्यवादी नीति के अनुरूप चलकर मगध के साम्राज्य को और अधिक विस्तारित तो नहीं कर सका, किंतु उसने अपने साम्राज्य में शासन का सफलता से संचालन किया। बिंदुसार के काल में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था। अध्ययन में आता है उस विद्रोह को बिंदुसार के बड़े पुत्र अशोक ने शांत किया था। विदेशियों के साथ बिंदुसार के संबंध बेहद अच्छे थे। यूनानियों के साथ उसके अच्छे संपर्क थे, इसलिए व्यापार में अच्छी वृद्धि हुई। अतः यह कहना उचित है कि बिंदुसार एक कुशल प्रशासक था। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार परलोक सिधार गया और यहीं आरंभ होता है अशोक। दोस्तों, बिंदुसार के बड़े पुत्र अशोक का सिंहासनारोहण, कलिंग विजय और अशोक के धम्म तक की यात्रा उस काल के बेहद रोचक शासक होना दर्शाती है। अशोक ने अपने काल में कलिंग विजय के पश्चात अपनी युद्ध यात्रा को समाप्त कर धर्म यात्रा का मार्ग अनुसरण किया। उसने एक लोक मंगलकारी प्रशासन का संचालन किया। अपनी प्रजा के भौतिक सुख मात्र के संपन्नता के अलावा उनके आध्यात्मिक और नैतिक स्तर का उन्नयन किया। अशोक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था। उसका एक छोटा भाई विगतशोक था और इन दोनों भाइयों की मां एक ब्राह्मण कन्या जिनका नाम चंपा या सुभद्रांगी था। अशोक मगध का सम्राट होने से पूर्व शासन की अच्छी समझ रखता था। वह अपने पिता के शासनकाल में अवंती या उज्जैनी तथा तक्षशिला का गवर्नर रह चुका था। बौद्ध धर्म की माने तो अशोक के सिंहासनारोहण होना उसके द्वारा उसके 99 सौतेले भाइयों की हत्या का परिणाम था। अथवा यूं कहें कि अशोक ने सिंहासन के लिए अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या की थी। हालांकि बहुत से बुद्धिजीवी इसे कपोल कल्पित मानते हैं, किंतु एक विषय यह भी है कि अशोक का राज्याभिषेक सिंहासनारोहण के 4 वर्षों पश्चात हुआ था। अतः यह तो निश्चित है कि संघर्ष जरूर हुआ होगा और इसमें कुछ भाइयों की हत्या भी अवश्य हुई होगी। अशोक ने सम्राट हो जाने के पश्चात सर्वप्रथम अपने पूर्वजों की भांति साम्राज्यवादी नीति अपनाकर कलिंग पर विजय की योजना बनाई। उसने अपने राज्याभिषेक के 90वें वर्ष में ही कलिंग, जो कि उसके साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में था और एक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य था, जो कि भविष्य में उसके लिए और उसके साम्राज्य के लिए खतरा बना हुआ था, उस पर विजय हासिल की। कलिंग विजय अशोक के हृदय परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण हुआ। अशोक ने विजय यात्रा की जगह धर्म यात्राएं करना प्रारंभ कर दिया। वो कलिंग के युद्ध में हुए लाखों लोगों की हत्या और उस हिंसा के प्रभाव से अहिंसा का पुजारी हो गया। वास्तव में कहें तो अशोक का पूर्णतः लोक मंगलकारी शासन कलिंग की विजय के पश्चात प्रारंभ होता है, जहां अशोक युद्ध यात्रा से अपने आप को पीछे खींच लेता है और जनकल्याणकारी के लिए धर्म के प्रचार प्रसार में प्रयत्न प्रारंभ करता है। अशोक की शासन व्यवस्था पुरखों से चली आ रही व्यवस्था का ही ज्यों का त्यों स्वरूप रही। हाँ, अशोक का बड़ा साम्राज्य उस समय पर 5 प्रांतों में विभक्त था और प्रत्येक प्रांत में पूर्व की भांति एक प्रांतपति नियुक्त किया जाता था। अशोक के समय और उसके शासन का महत्वपूर्ण ज्ञान के साधन उसके द्वारा खुदवाए गए शिलालेख और स्तंभ है। अशोक ने अपनी राजधानी में पशु हत्या पर निषेध कर दिया था। प्रारंभ में अशोक को हिंसा से परहेज न था। अध्ययन में यह भी है कि अशोक के रसोई में प्रतिदिन पशुओं की हत्या होती थी। वह युद्ध प्रिय भी था। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी रहा, जिसका अनुसरण उसने कलिंग विजय तक किया। कलिंग विजय के पश्चात अशोक का दया भाव जागृत होता है। वह स्वयं को परिवर्तित करता है। उसने उन सब उत्सव समारोहों को बंद करा दिया जहां मांस, मदिरा, नाच गाना आदि का प्रयोग होता था।
आनंद यात्राओं के स्थान पर उसने धर्म यात्राओं का प्रचलन प्रारंभ किया। उसने प्रजा तक धर्म के प्रसार के लिए और उनके नैतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए धर्म महामात्र तथा प्रादेशिक नाम के कर्मचारी नियुक्त किए थे, जो घूम घूम कर प्रजा में धर्म के प्रसार का कार्य करते थे। अशोक में दया भाव इस कदर हो चला था कि केवल मानव नहीं बल्कि उसने पशु पक्षियों की भी सेवा की। उसने मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी औषधालय खुलवाए। अशोक स्वयं को परिवर्तित करने का निश्चय कर चुका था। उसने बौद्ध धर्म के प्रसार में भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों का सहयोग किया। उसने अनेक बौद्ध मठों का स्थापना की, भिक्षुओं को घूम घूम कर इस धर्म के प्रसार के लिए प्रोत्साहित किया। अशोक ने भगवान बुद्ध के जीवन के संबंध रखने वाले उन सभी स्थानों का विचरण किया। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ और उसने इस सभा के माध्यम से बौद्ध धर्म में हुए आपसी मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न किया। अशोक ने अपना एक धर्म का भी प्रसार किया, जिसे अशोक के धम्म के नाम से प्रसिद्धि मिली। यह सभी धर्मों से अच्छी बातों को लिए था और मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणियों के उत्थान पर केंद्रित था। अशोक अपने धर्म की शिक्षा प्रजा तक पहुंचाने से पूर्व स्वयं उस धर्म का अनुसरण करता था, या यूं कहें कि स्वयं अशोक भिक्षु हो चुका था। जीवन भर उसने मांस खाना, शिकार खेलना, नाच देखना जैसी राजसी विलासिता से दूरी बनाए रखी और स्वयं के धर्म में जीवन से आवाम को एक सुंदर संदेश दिया। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार में कोई कसर न छोड़ी। उसने अपनी धार्मिक शिक्षाओं को स्तंभों तथा शिलाओं पर खुदवाया। उसने अपने धर्म के प्रसार को मात्र अपने राज्य की सीमा तक सीमित न रखा, बल्कि अपने धर्म के प्रचार के लिए अनुयायियों को वर्मा, तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान तथा पूर्वी द्वीप समूह में भेजा। इतना ही नहीं, उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रसार के उद्देश्य से लंका भेजा। दोस्तों, कलिंग की हिंसा अशोक के जीवन को हिंसा के पथ से किस दिशा में ले आती है? अशोक का हृदय परिवर्तन उसके जीवन को अत्यधिक रोचक प्रस्तुत करता है। दोस्तों, अशोक एक महान शासक। अशोक मात्र भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के महान सम्राटों में गिना जाता है। उनकी महानता में अनेक विद्वान लिखते हैं। H.G. वेल्स ने लिखा कि प्रत्येक युग और प्रत्येक राष्ट्र इस प्रकार के सम्राट को नहीं उत्पन्न कर सकता है। अशोक अब भी विश्व के इतिहास में अद्वितीय हैं। साथियों, अशोक का सभी राजसी सुखों का त्याग, विलासिता का त्याग और संत के समान जीवन यापन उस समय पर एक सम्राट के विषय में बेहद रोचक प्रसंग दिखाता है। उनकी सहिष्णुता तथा उदार प्रवृत्ति ने कभी प्रजा पर अपने धर्म को थोपने का प्रयत्न नहीं किया। हां, स्वतंत्र प्रसार का प्रयत्न जरूर किया। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, किंतु उन्होंने कभी प्रजा पर बौद्ध धर्म के अनुसरण को लेकर अत्याचार नहीं किए। वे सभी संप्रदाय के साधु संतों को दान दक्षिणा किया करते थे। उन्होंने अपने धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया था और इस धर्म की बातें इतनी सरल थी कि कोई भी व्यक्ति ने अपनाकर भौतिक सुखों में निर्लज्जता से बचा रहे और एक स्वस्थ समाज को जन्म देने में योगदान दे। वे एक महान धर्म प्रचारक होने के साथ साथ एक महान राष्ट्र निर्माता भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में एक भाषा, एक लिपि का प्रयोग करवाया। यह भाषा पाली थी और लिपि ब्राह्मी। उनके द्वारा बनवाए गए स्तंभ, लेख, शिलालेख, स्तूप आज भी राष्ट्रीय समृद्धि है। दोस्तों, अशोक की महानता को एक लेखक इन शब्दों में प्रस्तुत करता है। हम यही कहेंगे कि विश्व के भागीरथ, भूपति, भूधरों, उतुंग शिखरों के मध्य अशोक को गौरी शंकर की गगनचुंबी शिखा ही मानना चाहिए। वह विश्व के राजनीतिक गगन मंडल का देदीप्यमान प्रभाकर है, जिसका अनुपम आलोक अमर रहेगा।
धन्य है वह धर्म धुरीण धनुर्धर, जिसने अपनी धर्मायुद्ध से धर्महीनता धूलि धूसरित कर धर्म विजय की धवल ध्वजा फहराई। और धन्य है वह धर्मधरा धात्री, जिसने अपनी पुनीत पयोधर से पावन पे पान कराकर उस परम पुरुष का पालन पोषण किया। इसी से तो उसके चक्र को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे में स्थान देकर भारत सरकार भारत की जनता से उसका अभिनंदन करा रही है और उसे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने अशोक की महानता को कुछ इस प्रकार से लिखा है। भारत के इतिहास में अशोक का व्यक्तित्व तो बड़ा ही रोचक है। उसमें चंद्रगुप्त की क्षमता, समुद्रगुप्त की प्रतिभा और अकबर की धर्मनिष्ठा विद्यमान थी। दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि अशोक के जीवन में कलिंग विजय के पश्चात कभी ऐसा समय का सामना नहीं हुआ जिसमें अशोक को युद्ध में शरीक होना पड़े। अशोक राज्य के शासन को लोक मंगलकारी और प्रजा के भौतिक जीवन को सुख समृद्ध संपन्न मात्र न कर देने वाला, बल्कि प्रजा के जीवन का नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा करने वाला बताया गया है। एक सम्राट जो भारत के विशाल साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक है, वह अपनी युद्ध यात्रा का त्याग कर देता है और सबसे महत्वपूर्ण हिंसा का त्याग कर देता है। यह घोषणा आत्याइयों को कितना बल देती होगी। किंतु यह अशोक के धम्म के प्रसार का ही प्रभाव रहा होगा कि पड़ोसी अन्य राज्यों ने भी लोक मंगलकारी कार्यों को लक्ष्य रखा, ना कि युद्ध को। और इसी वजह से अशोक कलिंग के पश्चात आजीवन अहिंसा का पुजारी बना रह सका।